दोस्तों नमस्कार। अभी भी 3 रातें बची हुई है, क्योंकि आज की रात जो बीत गई उसमें तो पूरी रात ही कोलकाता की सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, मीडिया के कैमरे और फ्लैशलाइट चमकते रहे और इन सब के बीच नेताओं की आवाजाही और खास तौर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की आवाजाही। हर की नजर उस स्ट्रांग रूम की तरफ है जहां पर ईवीएम रखी हुई है और हर 5 से 10 मिनट के बाद कोलकाता में अचानक यह शोर मचने लगता है कि दरअसल कौन से स्ट्रांग रूम का कौन सा ताला टूट गया, अब चलिए वहीं चलते हैं। ये परिस्थितियां और ऐसी रातें इससे पहले हुआ नहीं करती थी। इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है या चुनाव के बीच की वह परिस्थिति जब वोट गिने जाएंगे और जब वोट पड़ चुके हैं, इन परिस्थितियों के बीच भी हर रात इतनी काली है कि दरअसल इस देश के लोकतंत्र को लेकर सवाल और भारत की राजनीति को लेकर सवाल, शायद सियासी अंदाज का यह अनोखा चेहरा पहली बार हर कोई देख रहा है। और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि बंगाल के चुनाव परिणाम सिर्फ बंगाल को प्रभावित नहीं करेंगे, ये भारत की चुनावी राजनीति का ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। यह दिल्ली की राजनीतिक सत्ता द्वारा खड़े किए गए उस सिस्टम की परीक्षा है जिस सिस्टम के खिलाफ इस वक्त पूरा विपक्ष मैदान में है। और दूसरी तरफ हर आने वाले चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के रिजल्ट कितने मायने रखते हैं, यह उत्तर प्रदेश के भीतर की उस सियासत को भी अब देखा समझा जा सकता है, जहां पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता बाखूबी जानते हैं अगर ममता बनर्जी हार गई तो अगले बरस शुरू में ही, फरवरी के महीने में ही जो चुनाव होना है उसमें उनकी जीत कैसे हो पाएगी। और कमोवेश पूरा विपक्ष इसी को टकटकी लगाकर देख रहा है। क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम जो विपक्ष को अंदेशा है वो जीत कहीं एसआईआर की तो नहीं हो जाएगी या फिर उस सिस्टम की तो नहीं हो जाएगी जो 2024 के बाद से इस देश के हर राज्य में बनाया और गढ़ा गया और एक के बाद एक फेल होते एग्जिट पोल भी नजर आए। वो हरियाणा हो, वो महाराष्ट्र हो, वो दिल्ली हो, वो बिहार हो और अब बंगाल है। और दूसरी तरफ यह भी सवाल है, अगर बीजेपी जीत गई तो फिर योगी जिस स्टेट का जिक्र एक आइडियल तौर पे करने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वह बुलडोजर हो या फिर दंगा रहित सोच हो, उसको वो बाखूबी इस चुनाव में यानी फरवरी मार्च के महीने जो अगले साल होने हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसमें उनका झंडा लहराने लगेगा। तो क्या वाकई दिल्ली का सिस्टम और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव ये सब पश्चिम बंगाल के चुनाव से प्रभावित हो चले हैं या फिर भारत की राजनीति जो बदल रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी चुनावी सिस्टम का तो नहीं है जिसने भारत के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा ही चुनाव से जोड़ डाली। यानी मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, विचारधारा मायने नहीं रखती है, मायने रखता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत हार। इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम या ममता बनर्जी की जीत हार बड़े मायने रखते हैं और इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे उसे आप समझें और उत्तर प्रदेश के भीतर किस बात का डर है इसे आप जानें उससे पहले एक राजनीतिक प्रयोग इस रूप में भी सोचना शुरू कर दीजिए, ममता बनर्जी की हार के बाद पश्चिम बंगाल में कौन सा विपक्ष बचेगा। और जो सवाल इस वक्त बिहार के सामने है वहां कौन सा विपक्ष इस वक्त मौजूद है। सम्राट चौधरी के चेहरे और नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा गया और अभी वो मुख्यमंत्री है, विपक्ष कहीं नहीं है, यानी एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता है। कमोवेश यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, विपक्ष आप कहां खोजेंगे, कैसे खोजेंगे। यह स्थिति दिल्ली के भीतर भी जो अरविंद केजरीवाल के जरिए आई वह भी लापता हो चुकी है और यह परिस्थिति क्या पश्चिम बंगाल के भीतर आएगी तो फिर बंगाल की जीत हार क्या वाकई इस देश के विपक्ष की उस राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी जिसमें उसे हर चुनाव में लगता है
यह चुनाव वो जीत जाएगी, या सिस्टम जो दिल्ली ने बनाया उसको वो भेद पाएगी, या फिर ये वोटरों के भीतर का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें वो चाहती है कि एक देश है तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहे, एक ही सत्ता रहे, एक ही तौर तरीके रहे। शायद भारत का समाज ऐसा है नहीं। और इसीलिए अब जब परीक्षण का जिक्र हम कर चुके शुरुआत में कि कल रात कोलकाता की सड़कें जागती रही, और इस जागने की परिस्थिति का असर कैसे इस देश की राजनीति पर पड़ने वाला भी है, तो हमें लगता है सबसे पहले तो देख लीजिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्हीं के चेहरे, उन्हीं के नाम के इर्द गिर्द पूरा चुनाव रचा गया। विपक्ष के निशाने पर ममता बनर्जी, टीएमसी की नायिका ममता बनर्जी, विपक्ष की नेत्री के तौर पर ममता बनर्जी, और इन सब के बीच राजनीतिक प्रयोग जो ममता बनर्जी का है उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी उसी मंत्र के आसरे जिन जिन मुद्दों का जिस जिस तर्ज पर जिक्र किया उसके केंद्र में ममता बनर्जी। वही ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से लेकर हर जगह रात में घूमती नजर आई। रात के 2 बज रहे हों, सुबह के 4 बज रहे हों, ममता बनर्जी की मौजूदगी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी, कहीं पर कोई धरने के लिए बैठ गया, ये तमाम चीजें कल रात होती चली गई। इसीलिए हमने कहा अभी 3 रातें और बाकी है, क्योंकि 4 तारीख को गिनती होगी वोटों की। लेकिन जो रातें बीत रही है, शुरुआत आज उन्हीं रातों से करते हैं। में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। चुप दादा चुप। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है। तो क्या जनता के वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण ईवीएम मशीन हो चुकी है, और ईवीएम मशीन से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव आयोग की भूमिका हो चुकी है, और चुनाव आयोग की भूमिका से कहीं ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी हो चुकी है, और सुरक्षा कर्मियों के आगे जो लोकतंत्र खड़ा है वो रात के अंधेरे में कैसे जागता है, और जिन परिस्थितियों को जीता है उसका पूरा नजारा कल रात भर कोलकाता की सड़कों पर नजर आते रहा। जी, 3 रातें अभी बाकी है। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है कि विपक्ष की जिस राजनीति के आसरे पश्चिम बंगाल की जीत हार को देखा जा रहा है, उसमें 2 बड़े सवाल सत्ता के लिए भी हैं और विपक्ष के लिए भी हैं। बंगाल का किला ढहता है तो अगला चुनाव सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन वैचारिक तौर पर, या कहें विचारधारा के स्तर पर, या कहें धर्म और जाति के मुद्दों के आसरे, या फिर कहें मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती, और वह भी योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए उसमें समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा था। सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी बड़ी बनकर पार्लियामेंट के भीतर पहुंच गई, और इतनी बड़ी तादाद में उसे वोट मिले जो मुलायम सिंह यादव के दौर में भी नहीं मिले थे। तो क्या यह अखिलेश यादव के बढ़ते कद की कहानी है, या फिर इस दौर में जनता चुनना चाहती है, जनता विकल्प देखती है, या जनता सिर्फ हराना और जिताना चाहती है? इसका विश्लेषण भी हो सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी जब पश्चिम बंगाल के भीतर हुई, या पश्चिम बंगाल को लेकर जब उत्तर प्रदेश के भीतर ही नेताओं से सवाल पूछे जा रहे थे, तो ध्यान दीजिए, हर के जहन में उत्तर प्रदेश था, लेकिन जिक्र बंगाल का हो रहा है। और बंगाल के भीतर जब चुनाव प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे,
वो जानते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल की जीत हार का असर उनकी सत्ता पर पड़ने वाला है। अगर भारी बहुमत से जीत मिल गई बीजेपी को तो फिर दिल्ली के पौ 12 होंगे, और दिल्ली जब जब लखनऊ से टकराती है और योगी आदित्यनाथ सोच बैठते हैं कि दरअसल अब उन्हें कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास एक मॉडल है। वो मॉडल चाहे बुलडोजर पर सवार हो, चाहे दंगा मुक्त यूपी बनाने का खुला ऐलान करने वाला हो, चाहे जातीय समीकरणों के आश्रय अपनी ताकत को दिखाने और असरकारक तरीके से सियासत करने की परिस्थिति में खुद को ढालना रहा हो, बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ की भी सांसें ऊपर नीचे है। बड़ी जीत मिल गई तो दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी वही राजनीतिक प्रयोग अपने तरीके से करेगी। उनका कोई मॉडल, उनका कोई चेहरा, कोई नाम लेवा रहेगा नहीं। और अगर ममता बनर्जी हार गई तो दिल्ली की सत्ता तो अपने समीकरणों को साधने में लग जाएगी कि कोई आवाज बीजेपी के भीतर से या संघ के भीतर से कम मोदी शाह की जोड़ी को लेकर नहीं उठे। सिस्टम हारा, या जनता ने स्वीकार नहीं किया, या उन्होंने ममता बनर्जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका असर अखिलेश यादव की पूरी राजनीति पर पड़ेगा। और एक झटके में 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे, यकीन जानिए उसी दिन से उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रचार का बिगुल बज जाएगा। ममता हारी तो बड़ी सभा आप योगी आदित्यनाथ की देखेंगे, ममता जीती तो आप एक बड़ी सभा अखिलेश यादव की देखेंगे। इस परिप्रेक्ष्य को थोड़ा और समझने के लिए हमें लगता है सबसे पहले बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए करते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगला निशाना उन पर होगा। उनकी बात चुनाव प्रचार के दौर में जो कही गई और यूपी को लेकर की गई और बंगाल के चुनाव से जोड़ी गई, सुन तो लीजिए। जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसा हाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जहन में अपने राज्य को लेकर और अपने राज्य के नेतृत्व करते वक्त पूरे तरीके से जहन में एक ही बात है, चुनाव इसके बाद यूपी में होने हैं। तो यूपी कितना शानदार राज्य है इसको बताया जाए और बंगाल के लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि दरअसल उत्तर प्रदेश जैसा राम राज्य बंगाल में होना चाहिए, तो इसके लिए बीजेपी ले आइए। यानी अपनी छवि, अपना कद, अपनी सियासत और अपनी जमीन, सब कुछ उन्होंने इस चुनाव में अपने प्रचार के लिए झोंक डाली। और सोचिए जरा, अगर ममता बनर्जी जीत गई तो ये पूरी छवि एक झटके में धूमिल हो जाएगी। और जिस राजनीतिक प्रयोग के आश्रय योगी आदित्यनाथ निकले, वो एक झटके में दिल्ली को भी अच्छा लगेगा नहीं। और दिल्ली उसके बाद लखनऊ में व्यापक परिवर्तन करते हुए नए चेहरे के आश्रय कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव ना देखने लग जाए, क्योंकि टकराव बार बार होता है और अपनी छवि बचाने और बचाते हुए सत्ता में बरकरार रखने में दिल्ली का सिस्टम माहिर हो चला है। कौन कब कैसे निशाने पर आ जाए, और वह निशाने पर इसलिए आ जाए क्योंकि अपनी छवि, अपने कद को दिल्ली को बचाना है, तो फिर शायद यही एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन यहीं से बात अखिलेश यादव की भी शुरू होती है। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने ममता बनर्जी के लिए नहीं गए, लेकिन जब जब उनके सामने माइक पश्चिम बंगाल को लेकर आया या पश्चिम बंगाल का कोई मुद्दा
हावी हुआ तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से भी कोई कोताही नहीं बरती। वो चाहे पहले चरण में मतदान का प्रतिशत 90% पार हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी का जो पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त थे उनको लेकर उठते हुए सवाल हों, या फिर योगी आदित्यनाथ जिन बातों का जिक्र पश्चिम बंगाल के चुनाव में कर रहे थे उसका जवाब देने में भी अखिलेश यादव पीछे नहीं हटे। यहां एक चीज और समझनी चाहिए कि बंगाल में बीजेपी का उत्थान जबरदस्त है, रफ्तार जबरदस्त है। 2016 और 2021 के चुनाव में करोड़ों वोटर जुड़ गए, 2-3 सीट से बाद 77 सीट तक पहुंच गई और इसीलिए बीजेपी को लगने लगा इस बार चुनाव जीत सकते हैं। जो बिसात उन्होंने बिछाई, अगर इसके ठीक उलट उत्तर प्रदेश को एक क्षण के लिए देखें तो यह सवाल आपके जहन में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जिस बुरी तरह 2017 में हारी थी, 2022 में उसने वापसी की और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कमाल कर दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी का उत्थान ठीक वैसे ही है जैसे बंगाल के भीतर बीते 2 चुनाव में बीजेपी का उत्थान रहा? और क्या इसको लेकर दिल्ली या कहें लखनऊ के भीतर बीजेपी की राजनीतिक सत्ता में एक कुलबुलाहट है? क्योंकि एक क्षण के लिए उत्तर प्रदेश की उस सियासत को समझिए, 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, उस वक्त वो चेहरा नहीं थे, चेहरा नरेंद्र मोदी थे, सीएम किसी और को बनाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त 21.82% यानी 21 या कहें 22% यह वोट मिले थे 2017 में समाजवादी पार्टी को, और उसने जीत हासिल की थी सिर्फ 47 सीटों पर। कल्पना के परे या सबसे बुरी हार। योगी आदित्यनाथ उस चुनाव का चेहरा नहीं थे। एक तरफ अखिलेश यादव थे, दूसरी तरफ बीजेपी की टीम थी, और बीजेपी की टीम का मतलब मोदी और शाह की जोड़ी थी। उस वक्त अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे कमोवेश उसी अंदाज में इस बार बंगाल में वह नजर आ रहे हैं। लेकिन लौटिए दोबारा समाजवादी पार्टी पर और समझने की कोशिश कीजिए कि इसके बाद जब 2022 में योगी आदित्यनाथ चेहरा थे तो दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति को साधते हुए अखिलेश यादव अपनी पार्टी और चेहरे के साथ मैदान में थे। लगभग 10% से ज्यादा वोट बढ़ गए, यानी 21.82% से बढ़कर 32.06% तक समाजवादी पार्टी पहुंच गई। जो 47 विधायक थे वो बढ़कर 111 विधायक हो गए, और खुद बीजेपी ने इस दौर में सिर्फ 2% की वोट का इजाफा किया, लेकिन लगभग 50-60 सीटें उसकी कम हो गई योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। यह वो सवाल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में ट्विस्ट करता है और दिल्ली की उस सत्ता को ऑक्सीजन दे देता है अगर उसे योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं होते हैं तो क्या यह राजनीतिक मिजाज बंगाल के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ झांक रहा है? जिन बातों का जिक्र उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने से लेकर 2017 की पुरानी परिस्थितियों का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जब यही सवाल लखनऊ की सड़कों पर पूछा गया अखिलेश यादव से तो उनका जवाब खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए उस पूरे औरे को ही ध्वस्त करने के लिए उन्हीं बिंबों का सहारा लिया गया जो पहले अखिलेश यादव लेते नहीं थे। लेकिन जरा इस अंदाज को देखिए और तब समझ पाएंगे कि असल में बंगाल के चुनाव का कितना व्यापक असर, उसके परिणामों का कितना व्यापक असर यूपी में पड़ने वाला है, और यूपी की पूरी राजनीतिक परिस्थितियां या तो बदल जाएगी या फिर बिल्कुल नए चेहरे के साथ सामने आ जाएगी। क्या कह रहे थे अखिलेश यादव? देखिए, ये कहने के योगी हैं, लेकिन किसी ने कहेगा ये नकली संत हैं, ये नकली संत हैं। पूरे देश को ये जानना चाहिए, और जिन जिन ने रामायण पढ़ी है, देखी है और सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और माँ सीता को चुरा के ले गया था। इसलिए बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रामायण को याद करें कि उसमें एक संत बन करके कोई आया था, उस सीता माँ को हरण कर लिया था। इसलिए सावधान रहें ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं,
जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, इन्वेस्टमेंट आया ना हो। नोएडा जैसी सबसे प्रेस्टिजियस जगह जहाँ हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ सोचिए दंगा करा दिया। दंगा नहीं, दंगा से भी बड़ी चीज करा दी, गाड़ियां जल गईं। यानी अखिलेश जानते हैं बंगाल के चुनाव परिणाम का असर यूपी में पड़ने वाला है और ममता बनर्जी की जीत हार उनके राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ेगी। और ना सिर्फ अखिलेश जानते हैं बल्कि पूरा विपक्ष इस हकीकत को जानता है। जो सवाल कभी उद्धव ठाकरे उठाते थे उसके बाद राहुल गांधी उठाने लग गए। अभी तक स्टालिन ने उन सवालों को उस रूप में नहीं उठाया है। पता नहीं इस चुनाव परिणाम के बाद जो तमिलनाडु को आए उसके बाद वह भी उठाने लग जाएं। लेकिन ममता बनर्जी की हार विपक्ष के पूरी राजनीतिक शून्यता को बनाकर खड़ा कर देगी। और इस राजनीतिक शून्यता का मतलब यह होता है कि इस देश में विपक्ष है ही नहीं। और जनता के भीतर भी यह सवाल आ जाएगा कि विपक्ष कहां पर है। हमने ही वोट दिया, हमने ही जिताया, हमने ही हराया, तो फिर विपक्ष और उसकी जरूरत अब है क्या। और कमोवेश ये पॉलिटिकल शून्यता का सबसे बेहतरीन उदाहरण इस वक्त बिहार है, जहां पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार कहां पर हैं कोई नहीं जानता है। और इन सब के बीच लालू की राजनीति कहां खो गई उसे आप आज पकड़ के भी नहीं सामने ला सकते हैं। यानी बिहार में कोई भी पॉलिटिकल तौर पर कैसे सक्रिय हो, और वो सक्रियता एक बार अगर प्रशांत किशोर ने दिखाई तो राजनीति ने तो उन्हें भी ध्वस्त कर दिया। और एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग हुआ जिसमें शुरू से हर किसी को लग रहा था बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जो हो गया। और विपक्ष में कोई नहीं है। क्या यह स्थिति बंगाल में आ रही है? क्या यह स्थिति महाराष्ट्र में आ चुकी है? क्या यह स्थिति राज्य दर राज्य आएगी और इस देश के भीतर पहली बार पॉलिटिकल सिस्टम उस दिशा में होगा जहां पे गाहे बगाहे विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर और बाहर ये कहने से कतराते नहीं है कि दरअसल ये इलेक्शन और इलेक्शन के तौर तरीके, उसका पूरा सिस्टम ही जब दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में रख लेगी तो आप चुनाव लड़के क्या कीजिएगा, लेकिन औपचारिकताएं निभानी है, अपनी बातों को कहना है, ये जानते समझते हुए कि जीत मिलती नहीं है, मिलेगी नहीं। क्योंकि मीडिया साथ में नहीं है, नौकरशाही अपना काम नहीं करती है, जुडिशरी के जरिए फैसले सत्ता के अनुकूल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ने काम करना बंद कर दिया। और ये सारे सवाल होते होते अगर चुनाव आयोग तक भी पहुंच गए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहुंच गए, एसआईआर के सवाल को टालते हुए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पूरे बिहार चुनाव के बीच में कैसे सामने आती चली गई, सब कुछ तो हर किसी की आंखों के सामने है। तो बचता क्या है? बचता यह है कि क्या वाकई जितनी बड़ी तादाद में वोट पड़े, उन वोटों का असर उस सिस्टम को धराशायी कर सकता है, जो सिस्टम की सोच विपक्ष के जहन में भरी पड़ी है कि बीजेपी ने इसे क्रिएट कर दिया या दिल्ली की सत्ता ने उसे क्रिएट किया है चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव जीतना हारना अब मशीनों पर निर्भर है, वोटों पर नहीं। और लेकिन वोट इतने पड़ गए कि वो सिस्टम फेल हो गया। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? इसीलिए रत जगा बंगाल की सड़कों पर हो रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासत टकटकी लगाकर 4 तारीख का इंतजार कर रही है। और सबको पता है 4 तारीख की ममता की जीत हार दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी के हेडक्वार्टर को या तो रोशन कर देगी या फिर विपक्ष की राजनीतिक तेवर इस दौर में चमकते हुए कम से कम लखनऊ की सड़कों पर जिस तरीके से उभरेंगे उसमें अखिलेश यादव चूकेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई अगली उत्तर प्रदेश में होनी है। इंतजार इसी का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।